हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। और जैव प्रक्रम का ही एक हिस्सा है पोषण। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशन। जैव प्रक्रम को समझने से पहले हमें सजीव और निर्जीव के बारे में समझना होगा। सजीव और निर्जीव के बारे में हमें समझना होगा। तो इस तरफ जो आप ये देख रहे हैं मनुष्य, ये जंतु हैं, ये पेड़ पौधे, ये सभी के सभी क्या है? सजीव है। और इस तरफ जो देख रहे हैं ये पत्थर, ब्रश, टेबल, सॉक्स, डॉल, ये बस, ये सभी के सभी क्या है? आपके निर्जीव हैं। तो इनके बीच के अंतर को हमें पहले समझना होगा। जो भी सजीव होते हैं उनके जीवन की एक निश्चित व्यवस्था होती है ना। ये विभिन्न विभिन्न कार्य को संपादित करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मनुष्यों की, जंतुओं की, तो ये सभी देखते हैं भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं, पचने के बाद अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, इनमें रक्त का संचरण होता है। ये सारी की सारी क्रियाएं इनमें होती हैं। हृदय धड़कता है ना जी। तो ऐसे हम लोग ये देखते हैं कि ये सभी की सभी इनमें ये सारी क्रियाएं होती हैं। वैसे ही पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे भी चलते फिरते नहीं है, लेकिन श्वसन की क्रिया करना, भोजन को ग्रहण करना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये सारी की सारी क्रियाएं ये भी करते हैं, बस ये चलते नहीं है। तो इसलिए ये सभी के सभी क्या है? सजीव है। क्योंकि ये अपने जीवन को जीने के लिए बहुत प्रकार की कार्यों को संपादित करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को क्या करते हैं? संपादित करते हैं। इसलिए ये सभी सजीव के श्रेणी में आते हैं। आप ऐसे सोचो, एक छोटा सा बीज लेकर अगर हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं और उसको अनुकूल वातावरण देते हैं तो वो धीरे धीरे वृद्धि करके एक बहुत विशाल वृक्ष बन जाता है। तो कैसे बना? उसको भोजन मिला, उस भोजन को ग्रहण किया, इसका जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, इनकी कोशिकाएं डेवलप होती गई और ये धीरे धीरे इनकी कोशिकाएं बढ़ती गई और एक ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया। तो डायरेक्ट ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें हमने जल दिया, इसे मिट्टी से बहुत सारे आवश्यक तत्व जो इसके लिए जरूरी थे वो सभी मिले और धीरे धीरे इनकी कोशिकाएं डेवलप हुई, कोशिका विभाजन हुआ, जिससे ये वृद्धि करके एक बहुत ही बड़ा पेड़ बन गया, बहुत ही बड़ा पेड़ बन गया। तो उसी तरह से आप एक नवजात बच्चे को देखो, वो धीरे धीरे वृद्धि देखते हैं, क्या होता है? एक बड़ा सा मनुष्य बन जाता है, देखते हैं ना जी। तो कैसे हुआ? क्योंकि उसे भोजन चाहिए, उसको आगे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता हो, तो भोजन ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, फिर पाचन करने के बाद उसे जो ऊर्जा मिलती है उसका जीवन आगे बढ़ता है ना। सांस लेने की क्रिया, हृदय के धड़कना, रक्त का परिसंचरण, ऐसी क्रियाएं, बहुत प्रकार की क्रियाएं संपादित करता है, जिससे वह धीरे धीरे उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिका विभाजन के कारण उनकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाती है और धीरे धीरे एक मनुष्य का रूप वह ले लेता है। वही अगर हम लोग निर्जीव में बात करें तो निर्जीव में ऐसा कोई कार्य संपादित नहीं होता। जैसी वो वस्तु होती है वैसी ही रह जाती है, उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। हम देखते हैं, अगर जानवरों की बात करें तो जानवर भी देखते हैं ना, घास हुआ, जो मांसाहारी जानवर हैं वो मांस खाएंगे, है ना। आप पक्षी को ले लो, पक्षी उड़ सकता है ना, कुछ देखता है, सांस लेता है, सोता है, जगता है, दौड़ता है, टहलता है, उड़ता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी की सारी क्रियाएं सिर्फ सजीव में ही हो सकती है, निर्जीव में नहीं हो सकती है। समझ गए ना? क्योंकि हम लोग देखे हैं कि अगर हम लोग निर्जीव में बात करें तो ये वृद्धि नहीं करता, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इसमें वृद्धि नहीं होती है। लेकिन हम लोग जानते हैं सजीव में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है, सजीव में वृद्धि होती है। ये श्वसन की क्रिया नहीं कर सकते हैं, सांस नहीं लेते हैं, ये श्वसन की क्रिया करते हैं। ये चल फिर सकते हैं, ये चल फिर नहीं सकते हैं। आपको कहोगे कि बस चलता है, बस खुद नहीं चल सकता, उसको चलाया जाता है। समझे ना बात को? तो आपको क्लियर हो गया सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जो भी सजीव होते हैं वह कोशिकाओं के बने होते हैं। जितने भी सजीव होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं। हमने क्लास 9th में सभी प्रकार के सजीवों के कोशिकाओं के बारे में भी अध्ययन किया है। जंतु कोशिका के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना जी। उसी तरह से हम लोग पादप कोशिका के बारे में भी पढ़े हुए हैं। उनके अंदर
भिन्न प्रकार के अणु होते हैं जिनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, ये हम लोग देखे हुए हैं। जंतु कोशिका हो या फिर आपकी पादप कोशिका हो, दोनों के अंदर बहुत प्रकार के अणु पाए जाते हैं जो भिन्न भिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो निर्जीव होते हैं वो अणुओं के नहीं बने होते हैं, ये भी अणुओं के ही बने होते हैं, ठीक है, ये भी आपके अणुओं के ही बने होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो कार्य संपादित होता है सजीव में, उस तरह से निर्जीव में नहीं होता, उसमें कोई कार्य संपादित नहीं होता है। वो बस अणुओं के बने होते हैं और एक बल द्वारा वो बंधे होते हैं जिसके कारण वो स्थिर एक अवस्था में रहते हैं, समझे ना। लेकिन सजीव में हम लोग देखते हैं कि सजीव जो होते हैं कोशिकाओं के बने होते हैं और उन कोशिकाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के अणु होते हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में हम लोग क्लास 9 में पहले पढ़े हुए थे। अच्छा, इन अणुओं का भिन्न भिन्न कार्य है, हम लोग देखे थे ना जी। इसमें आपका क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है ना जी, पौधों की बात करें है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है ना, केंद्रक हो गया, ऐसे बहुत प्रकार के इसमें अणु उपस्थित थे जो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। तो जो जीवित पदार्थ होते हैं यानी कि जो सजीव होते हैं, उनके अणुओं में एक विशेष प्रकार का संयोजन होता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप ही जीवों का निर्माण संभव होता है। आपको पता है कि हम लोग यानी मनुष्य की या फिर पौधों की या फिर आप कोई भी सजीव को ले सकते हैं, सभी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिकाएं होती है ना। और कोशिका में भिन्न भिन्न प्रकार के अणु होते हैं और इन अणुओं के निर्माण, अणुओं के एक सही संयोजन से एक कोशिका का निर्माण होता है। और वो कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक मनुष्य का निर्माण करती है, एक जंतु का निर्माण करती है, एक पेड़ पौधे का निर्माण करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोशिका से, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक कह सकते हैं कि उत्तकों का निर्माण होता है, तो वो एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मैंने बोल दिया बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक सजीव का निर्माण करती है, एक जीव का निर्माण करती है ना। लेकिन अगर हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे तो एक ही प्रकार की कार्य करने, एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो एक ही प्रकार का कार्य संपादित करती हैं, वो उत्तक का निर्माण करती है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तकों से एक अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है और बहुत सारे अंग तंत्रों से एक सजीव का निर्माण होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यही जाने यहाँ पे कि हम लोग जो होते हैं, कोई भी सजीव, चाहे मनुष्य हुए, चाहे जंतु हुए, चाहे पेड़ पौधे हुए, वे सभी के सभी कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम लोग निर्जीव में बात करें तो ये अणुओं के बने होते हैं और अणुओं के बीच एक बल के द्वारा ये अणु एक बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिससे उस निर्जीव पदार्थ का निर्माण हुआ रहता है और वह निर्जीव पदार्थ स्थिर रह पाता है, समझे ना। जैसा मैंने अभी बताया कि बहुत सारी एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं और उत्तकों से अंग बनता है, अंगों से अंग तंत्र और अंग तंत्रों से विभिन्न अंग तंत्रों से मिलकर एक जीव का निर्माण होता है। तो वह जीव भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। आप ये सोचो ना, आप कोई देखो जंतु को या आप अपने आप को देखो, आप जब सोए रहते हैं तभी आपके श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया है ना, ये सब कार्य संपादित होते रहता है। वैसे तो ये आगे हम लोग ये बात करेंगे कि ये कैसे क्रियाएं ये सारी होती हैं, किस तरह से होती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। देख रहे हैं ना, भोजन ग्रहण करते हैं, उनका पाचन होता है, पाचन होकर उससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा कैसे मिलती है, हम श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं, ऐसी हम लोग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं जिनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये सभी प्रकार की क्रियाएं जिससे जीव अपना अनुरक्षण करता है, यानी कि अपना मेंटेनेंस करता है, जिससे जीवों का मेंटेनेंस होता है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी उनका मेंटेनेंस होता है ना। जैसे एक छोटे बच्चे को लो,
है ना। ये धीरे धीरे बड़ा होकर एक मनुष्य बड़ा सा व्यक्ति बन जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो आप देखे होंगे कि वो खाना खाता है, खाना खा के उसे वहां से ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का उपयोग वह कोशिकाओं को डेवलप करने में करता है, श्वसन की क्रिया करता है, खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको बाहर निकालता है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं ये संपादित करता है, तब जाके वो एक बड़ा व्यक्ति बनता है ना, एक मनुष्य बन जाता है। तो ये जितनी भी क्रियाएं करेगा अपने मेंटेनेंस के लिए, वो सभी की सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। तो समझ गए जैव प्रक्रम क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जगह बना देता हूँ, आप यहाँ लिख सकते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में, लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग सिर्फ किसके लिए बात करेंगे? सजीवों के अंदर, जीवों के अंदर, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। तो वो कौन कौन सी क्रिया है? तो सबसे पहली क्रिया तो आपकी पोषण है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। सबसे जरूरी जो है वह क्या है? पोषण है, न्यूट्रिशन है। यही पहला सबसे आवश्यक जैव प्रक्रम की क्रिया है, जिसे हम लोग पोषण कहते हैं, और जिसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पोषण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक नवजात शिशु को ले लो, कोई भी हो, जंतु का हो, मनुष्य का हो, या फिर एक छोटा सा पौधा ही ले लें, तो उसके वृद्धि के लिए इसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए, ताकि ये वृद्धि करे। तो वृद्धि कैसे करेगा? तो इसके अंदर होने वाले सभी कार्यों का संपादन करने के लिए इसको भैया ऊर्जा चाहिए। जैसे सांस लेना है ना, चलना फिरना, ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए? इसको ऊर्जा चाहिए। तो इस ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए इसे भोजन की आवश्यकता होगी, भोजन की आवश्यकता होगी, है ना, खाद्य पदार्थों की जरूरत होगी, जिसे वह पोषण की क्रिया से ग्रहण करेगा, ठीक है। तो पोषण क्या है? तो उसे पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके, उसी की विधि, है ना। कोई जीव पोषक तत्वों को जिस विधि से ग्रहण करता है ताकि उसका उपयोग ऊर्जा बनाने में कर सके, जिससे अपना वो जीवन चला सके, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यानी भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन ग्रहण करने की विधि, पोषक तत्व ग्रहण करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, जिससे वह अपना ऊर्जा प्राप्त करके जीवन जी सके। तो कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब भोजन ग्रहण करेगा, या कोई पौधा ही अपना भोजन ग्रहण करेगा जिस विधि से, ताकि उसका उपयोग, उस पोषक तत्व का उपयोग, उस भोजन का उपयोग अपने कार्यों को करने में कर सके। जैसे उसे भोजन का पाचन करना होगा, श्वसन क्रिया करनी होगी, उसका उत्सर्जन करना होगा, उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, उसका उपयोग करेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि बिना भोजन के संभव नहीं है। तो भोजन ग्रहण करने की विधि या पोषक तत्व ग्रहण करने की विधि ही क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, ठीक है। अब जो जीव होता है उस जीव के ऊपर और उस वातावरण के ऊपर उसके पोषण की विधि निर्भर करती है। तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों के नाम से जानते हैं, उनके लिए पोषण की अलग विधि होती है, पेड़ पौधों की अलग विधि है, मनुष्यों और जंतुओं के लिए अलग विधि है। आप देखते हैं पेड़ पौधे कैसे भोजन लेते हैं, हम लोग की विधि इसकी अलग है ना,
हम लोग तो बस खाना बनता है उसको ग्रहण करते हैं, है ना जी, पोषक तत्व को उस तरह से मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं। इनका आप मुंह कहाँ देखे हो, नहीं ना देखे हो, तो इसमें अलग विधि होती है। कैसे होती है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अब तो निर्जीव के बारे में आप भूल ही जाओ, हम लोग अब जो भी बात करेंगे सजीव के बारे में ही बात करेंगे। यानी हमें यहाँ ये पता चला कि पोषण की अलग अलग विधियां होंगी, जिसके बारे में हम लोग आगे चैप्टर में बात करने वाले हैं। अच्छा, जब पोषक तत्व यानी जो खाद्य पदार्थ होंगे उनको जब हम ग्रहण करेंगे, जब कोई भी सजीव ग्रहण करेगा तो उस खाद्य पदार्थ को उसका पाचन करने के लिए, उसको कह सकते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि भोजन का उपचयन और अपचयन होगा, विभिन्न चरणों में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ना। इस अभिक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता होगी। श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन, सांस लेने की जरूरत होगी, जिससे हमें क्या होती है, वहां से हमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उस ऑक्सीजन के द्वारा ही जो भोजन का डाइजेशन हो जाएगा, उसके उपरांत उससे ऊर्जा मुक्त होती है ना। ऑक्सीजन से ही ऊर्जा उपमुक्त होती है ना। आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है और पाचन के लिए हमें, पाचन के फलस्वरूप उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें श्वसन की आवश्यकता होती है ना, श्वसन क्रिया की आवश्यकता होती है और श्वसन क्रिया के द्वारा ही हमें उस डाइजेस्ट भोजन से हमें ऊर्जा मिल पाती है। अब भोजन का जब डाइजेशन हो जाएगा, भोजन पच जाएगा, उसके बाद जो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में बढ़ते हैं जिसका हमें जरूरत नहीं होती है, उसे हम लोग उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। अब ये उत्सर्जन क्रिया क्या है, इसके बारे में भी हम लोग, इससे रिलेटेड एक चैप्टर है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये अलग अलग चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग बात करें। और उत्सर्जन हो जाने के बाद, उत्सर्जन क्रिया के संपन्न होने के बाद फिर हम लोग जो हमारे शरीर में ऊर्जा होती है उसका उपयोग अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में करते हैं। फिर हमें भूख लगेगी, फिर हम भोजन ग्रहण करेंगे, उसका पाचन होगा श्वसन क्रिया के द्वारा। वहां से हम लोग जब पाचन के फल ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो ऑक्सीजन के द्वारा उस पचे हुए भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा का उपयोग हम लोग करेंगे और उत्सर्जन के द्वारा ये हम लोग जो अपशिष्ट पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, वो शरीर से बाहर निकाल देंगे। ये प्रोसेस चलते रहता है। अच्छा, एक मनुष्य कितने साल तक जिंदा रह सकता है? तो लगभग 100 साल माना गया है, लेकिन अब तो 80 तक ही लास्टली जी पाता है कोई मनुष्य। अब देखिए, उसी तरह से हर एक जंतुओं के लिए आयु सीमा है। अब अगर ये क्रिया ऐसे चलती रहे तो हमें पता है कि ये जितने भी सजीव हैं उनको मरना होता है, कभी ना कभी इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो ये तो खत्म हो जाएंगे। तो अपने तरह के व्यष्टि को फिर से जन्म देने के लिए, यानी ये अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपने ही जैसा कोई व्यष्टि का निर्माण करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे हम लोग कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन की क्रिया द्वारा क्या होती है, ये अपने ही प्रकार के अपने ही जैसे एक नए व्यष्टि का उत्पन्न करते हैं, एक नए व्यष्टि को उत्पन्न करते हैं, ताकि इनके जैसा इनकी पीढ़ी जो है आगे बढ़ती रहे। तो ये जनन की क्रिया अंतिम क्रिया हम लोग मानते हैं, जिसे जीव क्या करते हैं, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, है ना। समझ रहे हैं बात को? तो ये सभी की सभी चीजें हम लोग पूरे बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। तो आपको अलग अलग चैप्टर मिलेगा। अभी आप पोषण पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको श्वसन मिलेगा, उत्सर्जन मिलेगा, आगे चल के जनन भी मिलेगा। ये सभी चैप्टर अलग अलग आपको पढ़ने को हमें मिलने वाले हैं। समझ गए ना बात को? क्लियर हो गया? तो हमें समझ में आ गया कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, और एक सजीव को अपने जीवन का व्यापन करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, उसे किस प्रकार से ऊर्जा मिलेगी, किस प्रकार से वो अपने जीवन का व्यापन करेगा, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत अभी हम लोग इंट्रोडक्शन में समझे हैं।
तो इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे जैसे अलग अलग चैप्टर आएंगे उसमें हम लोग अलग अलग इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। हम लोग यह भी जानते हैं कि जो सजीव होते हैं, है ना, वह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी होते हैं। मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब मैं बायोलॉजी क्लास 9 का पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा के बारे में बताया था। अमीबा में भी भोजन ये ग्रहण करते हैं। ये आप जनन की भी क्रिया करते हैं, उत्सर्जन की भी क्रिया करते हैं, है ना। इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने जीवन को जीने के लिए। लेकिन हम लोग जैसे ये जटिल नहीं होते, क्योंकि ये एक ही कोशिका का बना होता है। जंतुओं या बहुत पेड़ पौधों की बात करें तो उनसे ये भिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका है और इस एक ही कोशिका के द्वारा ये सारी की सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। उत्सर्जन की, जनन की, श्वसन की, है ना, भोजन के अंतर्ग्रहण की, ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं इस एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। लेकिन वही जटिल यानी बहुकोशिकीय जीवों की बात करें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ये सभी के सभी बहुकोशिकीय जीव देख रहे हैं। इनके अंदर जो होता है अलग अलग अंग तंत्र बने हुए हैं अलग अलग कार्यों को संपादित करने के लिए। लेकिन इस एक कोशिकीय जीव में सिर्फ एक ही कोशिका होती है और इस एक ही कोशिका के द्वारा ये अपनी सारी की सारी क्रियाएं करते हैं। तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग वायरस की बात करें तो वायरस जो होता है यह सजीव नहीं होता है। वायरस सजीव नहीं होता, इसको हम लोग सजीव नहीं कहेंगे। कब तक सजीव नहीं कहते, इसको हम लोग सजीव भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। हम लोग अगर वायरस ऐसे है तो उसको सजीव नहीं कहेंगे, ये आपका निर्जीव होगा। और सजीव कब इसे कहेंगे, जब यह किसी जीवित कोशिका को संक्रमित कर ये अपने अंदर आणविक गति नहीं करता है, तब तक इसे सजीव नहीं कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर यह वायरस कोई है, ऐसे टीबी का ही वायरस है ना, ट्यूबरकुलोसिस टीबी उसका वायरस है, वह किसी मनुष्य के शरीर में चला जाता है तो वह क्या करेगा, उसको संक्रमित कर इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर आणविक गति होने लगेगी, जिसके कारण ये आपका एक सजीव कहलाने लगेगा। और ऐसे अगर कोई वायरस है तो आपका निर्जीव कहलाएगा, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।